डज एनीबडी वांट टू गो बैक एंड रिवाइज? किसी को रिवाइज करना है खुद से बिफोर आई स्टार्ट? कि हमने बिहेवियर के रीजंस देखे कि व्हाट आर द रीजंस दैट बिहेवियर सपोर्ट, पर्पस क्या होता है। जी तो आई जस्ट रिवाइज कि हमने पर्पस देखे बिहेवियर के। उसमें एक पर्पस था कि बच्चा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो अटेंशन इज वन ऑफ द पर्पसेस। एस्केप यानी कि जो सिचुएशन है वहां से वो एस्केप करना चाहता है, जो असाइनमेंट है, टास्क है, जो काम है जिसमें हम बच्चे को एंगेज करना चाहते हैं, उससे बच्चा एस्केप करना चाहता है। तो एस्केप इज वन ऑफ द अदर रीजंस फॉर और पर्पस दैट बिहेवियर सर्व। द थर्ड वन वाज सेंसरी, कि कोई सेंसरी नीड है तो बच्चे की सेटिस्फाई हो रही है उस बिहेवियर से। जैसे कि हमने ऑटिज्म में बहुत बार देखा है कि बच्चे हैंड फ्लैप करते हैं, या बच्चे आई ट्विच करते हैं, या बच्चे फिंगर बाइटिंग करते हैं। ये सारे जो बिहेवियर्स है ये सेंसरी नीड सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी की जो टैक्टाइल सेंसरी सिस्टम होती है, टच की जो सेंसरी सिस्टम होती है, वो रेगुलेटेड नहीं होती है, तो वो नीड सेटिस्फाई करता है वो बिहेवियर। इट इज नॉट a behavior to distract you from what you are doing as much as तो escape, attention, sensory, और दूसरे दो चीजें हमने भी देखी थी उसमें कि the child wants to also, it is like becoming a practice, okay, the child has learned over time that this is the way I can get things done, so it becomes like a pattern of reinforced behavior कि ये बच्चा सीख लिया है कि जब मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ या जोर जोर से रोता हूँ तो मुझे ये चीज मिल जाती है। सो इट बिकम्स अ पैटर्न ऑफ reinforced behavior, okay. एंड द अदर थिंग दैट वी सॉ वाज टू बी एबल टू असर्ट पावर, कि बच्चा अपनी पावर को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि द चाइल्ड डजंट हैव अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चे के पास उतने शब्द नहीं है, उतनी भाषा नहीं है ये बताने के लिए कि मुझे भी कुछ हक है, या मुझे भी कुछ कहना है, या मुझे भी कुछ बताना है। इसलिए अपनी पावर जताने के लिए, टू शो दैट इवन आई हैव द पावर टू कंट्रोल यू, द चाइल्ड इज यूजिंग बिहेवियर एज अ मैकेनिज्म। स्वभाव से वो दर्शाता है कि मैं अपने बिहेवियर से आपको दिखा सकता हूँ कि मुझ में भी कोई पावर है। आई एम नॉट जस्ट अ स्मॉल ह्यूमन बीइंग इन दिस हाउस or in this classroom, even I have some rights and I will try to exercise those rights, okay. So these are all the purposes। ये हमने देखे कि एक पर्पस है, एक रीजन है बिहेवियर के लिए। ऐसा नहीं कि बिहेवियर आइसोलेशन में अकर हो रहा है, दिस बिहेवियर इज सपोर्टेड बाय दीज पर्पसेस। एंड फिर हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करने जाते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन में हम इस बिहेवियर को देखते हैं। तो वो जो एबीसी हमने लास्ट टाइम आपको चार्ट बताया था करने के लिए, वो इसलिए था कि विदाउट डेटा यानी विदाउट इंफॉर्मेशन हम कोई भी बिहेवियर को अगर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो शायद हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, ऐसा होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं पता है उस बिहेवियर का और हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। So that may not be the correct thing that we do, because we will not probably correct the behavior because we do not have information about that behavior. तो अगर हम पहले बिहेवियर को समझ ले, what is the behavior that I am trying to correct, then trying to understand the situation या environment या condition जहाँ पे ये behavior हमें बार बार दिखाई देता है, then only we'll be able to find a solution to that behavior. Generally classrooms में जो हम करते हैं, जैसे बच्चे को क्लास के बाहर भेज देना, बच्चे को कोई टाइप की पनिशमेंट दे देना, क्लास में आगे आके बैठ जाओ, क्लास के बाहर चले जाओ, ये वर्ड अपनी किताब में 20 बार लिखो, ये सेंटेंस आपके अभी बहुत जो पॉपुलर है ऑनलाइन में कि आपको हम लॉग आउट कर देंगे क्लास में से आप अगर क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो। सो दीज आर things which are done without actually understanding what is the situation, कि why does this child particularly behave like this in this particular class। कि अगर आपने देखा है कि ये बिहेवियर हमेशा मैथ्स क्लास में होता है, या ये बिहेवियर हमेशा साइंस क्लास में होता है, या हिस्ट्री की क्लास में होता है, तो जो क्लास में वो हो रहा है तो उसका एनालिसिस करना। अगर बाकी के टीचर से आप बात करें और वो कहे कि ये हमारे क्लास में नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी क्लास में हो रहा है, so then you can understand that this particular child is either trying to escape that situation, क्योंकि उसको शायद वो जो आप सब्जेक्ट सिखा रहे हैं उसकी समझ के बाहर है, उसके लिए डिफिकल्ट है समझना। तो आपने अगर एनालिसिस किया है कि ये सिर्फ मेरी क्लास में हो रहा है, सबकी क्लासेस में नहीं हो रहा है,
तो फिर आप कॉन्सिक्वेंस को फिर मॉनिटर कर सकें कि मुझे क्या करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड लॉग आउट ऑफ द क्लास या लीव द क्लास और डू अ पनिशमेंट, let me find out what best I can do to help understand this child and see that he does not try to escape this situation. वो इस सिचुएशन से भागने की कोशिश नहीं करे, इसलिए क्लास को डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये सोचना बहुत जरूरी है। जो हमने पनिशमेंट्स देखे हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चे को क्लास के बाहर भेज देना या बच्चे को डांटना या बच्चे को ऊंची आवाज में एक वार्निंग देना, ये जो हम देखते हैं मोस्टली पनिशमेंट फॉर्म्स जो है, उससे हम बच्चे को एक्चुअली अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है वो नहीं सिखा रहे। दैट इज वाई देयर इज नो लॉन्ग टर्म लर्निंग फ्रॉम दैट बिहेवियर, फ्रॉम दैट कॉन्सिक्वेंस, राइट। क्योंकि जब आप बच्चे को पनिश करते तब आप ये बताते हैं कि उस सिचुएशन में एक्चुअली उसको क्या करना है। वी आर नॉट, राइट, वी आर नॉट टीचिंग देम अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको कॉन्सिक्वेंस देने के साथ साथ अप्रोप्रिएट बिहेवियर या एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है ये भी बता दें, so that they don't repeat the same things again and again, right? Most of the times consequences do not teach appropriate behavior because the consequence is just meant to make the child feel scared. हम consequence इस तरीके का दे रहे हैं कि हम बच्चे को डरा दें या बच्चे को धमका दें। Our goal is to threaten the child, our goal is to scare the child, right? आप ये consequence से इस हेतु से नहीं देते कि आप वो रिपीट बिहेवियर नहीं देखें, आप सिर्फ डराना चाहते हैं और डर से आप चाहते हैं कि बच्चा वो रिपीट नहीं करे, या धमकाने से चाहते हैं कि बच्चा रिपीट नहीं करे। बट दैट इज नॉट द वे चिल्ड्रन लर्न अप्रोप्रिएट बिहेवियर। डराने या धमकाने से द फियर एंड द थ्रेट वर्क्स ओनली टेम्पररली, उसका लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं होता है बच्चे के ब्रेन में। तो जो डर है और थ्रेटन की भावना है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब वो आज के 20 मिनट के क्लास में या 40 मिनट के क्लास में रहेगी, कल नहीं रहेगी शायद, क्योंकि द चाइल्ड हैज नॉट लर्नड appropriate behavior nor has retained information in memory that I was punished for X, Y and Z and I don't have to repeat dash 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 and I have to do dash dash dash. So what I should not repeat and what I should do, ये अगर सिखाना है so there are better techniques to do that, and the first step of that is to understand the antecedent. That is, कौन सी सिचुएशन में ये बच्चा ऐसा बिहेव करता है, कौन सी क्लास में बच्चा ऐसे बिहेव करता है। What else does punishment not teach a child? In fact, does something else. पनिशमेंट से और क्या हो सकता है, आप शायद उसी बिहेवियर को रीइंफोर्स भी करोगे अगर आप पनिशमेंट दोगे तो। What happens for a child who is trying to get attention from you by doing that particular negative behavior and you have punished the child, scolded the child or done something which is threatening for the child, you are actually satisfied that need. The child needs attention and you satisfied it, which means tomorrow that behavior is going to escalate, that negative behavior, because by punishing you have reinforced the behavior. आपने उस चेन को reinforce कर दिया है, strengthen कर दिया है। बच्चे का नीड तो वही था कि अटेंशन मिले और बच्चे को अटेंशन मिल गई और बच्चा उस बिहेवियर को कंटिन्यू करेगा। तो बहुत बार जब बच्चे जोर जोर से रोते हैं, एक्चुअली द कॉज फॉर क्राइंग मे नॉट बी नोन टू द पेरेंट बट दे हैव अ टेंडेंसी टू गो एंड कैरी द चाइल्ड। उनकी आदत हो जाती है कि बच्चा रोता है तो तुरंत जाके गोदी उठा लेते हैं बच्चे। 2 साल का बच्चा भी होता है तो हमने देखा है पेरेंट्स गोदी उठाते हैं। इंडिया में तो 4 साल के 5 साल के भी बच्चे को गोदी में उठाते हैं। तो that becomes like a reinforcement because the child was not getting attention, positive attention, and the child got it because of the crying behavior. तो आपने उस behavior को reinforce किया है attention दे। Okay, so these are consequences which don't teach appropriate behavior. If the child is feeling alone in a room, अकेले बैठा है अपने कमरे में और उसके साथ कोई नहीं है और फिर उस अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है या उसे एंटरटेन नहीं हो रहा है, वो बोर हो रहा है, boredom is one more thing which causes behavioral issues, then the child is going to ask for attention by crying. All children don't know that they have to come near an adult and that adult has to be told that I want to do something with you. तो उन्हें पता नहीं है कि उस अडल्ट को बताना है कि मेरे साथ कुछ करो या मेरे साथ कुछ खेलो या मुझे कुछ किताबें दिखाओ या मेरे साथ कुछ खिलौने खिलाओ। So the child doesn't know how to talk that and the child just starts crying, right? और ये आपने बहुत से अलग अलग बिहेवियर्स में क्लासरूम में देखा होगा कि बच्चे कोशिश करते हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए
और जब चला जाता है आपका ध्यान तो उन्हें पता है कि अब टीचर ने मुझे देख लिया है, तो मैं क्लास का तो स्टार ही बन गया हूँ। हर बार ये बिहेवियर करने से टीचर का ध्यान हमेशा मेरी तरफ जाता है, तो मैं और कोशिश करूंगा अगली बार कुछ और नई करतब करके दिखाऊं। So that is how you reinforce negative behavior. Now, why this whole concept of ABC? ये जो ABC चार्ट हम हमेशा बोलते हैं, उसे आप अपने माइंड में ड्रॉप कर लीजिए अगर आपको लिखने की फुर्सत नहीं है तो। क्यों करना है ये? Why do you need to know this A of the situation? ये बिहेवियर को ही करेक्ट करना है तो बिहेवियर को करेक्ट कर ले। ए में क्यों चले जाए हम, एंटीसीडेंट में क्यों चले जाए, कारण में क्यों चले जाए? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? मैम जब तक जानेंगे नहीं कि किस लिए हो रहा है, क्या कारण है, जब तक नहीं हो पाए, करेक्ट, जब तक उसके बिहेवियर को सुधारा नहीं जा सकता है। टिल यू नो व्हाट यू आर लुकिंग एट, या फिर सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में वो हो रहा है, तब तक आप उसको करेक्ट नहीं कर सकोगे। 1 सेकेंड ना। यस, गो ऑन गो ऑन। विकास बोलिए, आप बता रहे थे। जी मैम, मैं कह रहा था मैम जब तक हम जानेंगे नहीं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, या जब तक हम उसके व्यवहार को सुधार नहीं सकते हैं, पहले कारण भी जानना, कारण जानना जरूरी है। जी ओके ओके। अभी कोई मुझे एक एग्जांपल दे देगा कोई बिहेवियर का जो आपने बहुत बार किसी बच्चे में देखा है, आपकी जान पहचान का बच्चा हो, भले आप क्लास में अभी तक सिखाए नहीं हो, लेकिन आपकी पहचान का कोई बच्चा हो जिसमें आपने वो बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर, अभी हमको पता भी नहीं है शायद वो पूरी तरह से नेगेटिव बिहेवियर है या नहीं, लेकिन कोई भी बिहेवियर जो आपने देखा हो। Don't be scared, we are not making any judgments on you as teachers. Actually, इससे ना एक क्लू मिल जाएगा, रियल एग्जांपल को हम लोग एक्सप्लेन पीछे कर पाएंगे, है ना? तो हम उसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इसलिए मैम समीर है मैम, वो भागता रहता है क्लास में, और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें लगता है मुस्तफा को आप लोगों ने देखा है सारे स्टूडेंट्स में जी। उसका एक ये बड़ा पर्टिकुलर, मतलब पेक्यूलियर सा बिहेवियर है कि जैसे केक का बॉक्स होगा या फ्लैश कार्ड्स होंगे, कोई भी ऐसी चीज होती है जो हार्ड पेपर वाली या ड्राइंग कॉपी का कवर है, उसको वो चाहिए होता है, थोड़ी देर उससे खेलता है, फिर उसको फाड़ के उसके टुकड़े कर लेता है, फिर उसको ऐसे उछाल उछाल के खेलता रहता है। और जैसे ही केक स्कूल में आता है तो उसका ध्यान केक पे नहीं होता है, उसका ध्यान ये होता है कि केक का बॉक्स कहाँ रखा जा रहा है। अभी उसकी टीचर नहीं है, नहीं तो वो शायद ज्यादा एक्सप्लेन कर पाती कि फिर उन्होंने कैसे उसके साथ डील किया, पर ये प्रॉब्लम बहुत दिखती थी हम लोगों को स्कूल में। और वो जो केक का बॉक्स है, फिर उसको चाहिए ही होता था, वो घर नहीं जाने को तैयार होता था, टीचर को नोचने लगता था, रोता था, मतलब ये चलता रहता है उसको। Okay. अब अगर मॉर्निंग में ये काम हो गया है, कोई ऐसी चीज उसको चाहिए है, जैसे हमारे रूम में या कहीं पे भी कोई इस तरह का बॉक्स उसे दिख गया है, वो उसको चाहिए ही चाहिए। उसको उससे पहले थोड़ी देर ऐसे ही खेलेगा, फिर उसको फाड़ के खेलेगा, तो वो पूरा दिन उसके साथ रहना चाहता है। ओके ओके। हाँ जी। ये कितने साल का लड़का है? ये है करीब 11-12 साल का है। और डायग्नोसिस ऑटिज्म है? हाँ, उसमें है समथिंग। ओके ओके। और आपके पास कितने टाइम से है? हमारे पास ये कई साल से है, 6-7 साल से है, लेकिन ये शुरू में नहीं था ऐसा बिहेवियर, ये इधर कुछ महीनों में दिखना शुरू हुआ ज्यादा। ओके। हाँ, पहले इसकी और भी थे इश्यूज, तो वो तो धीरे धीरे करके चेंज होते चले गए हैं, कुछ ठीक हो गए हैं, लेकिन एक ये वाला जो है, इससे बहुत सारे क्लास में हमने देखा है, बहुत सारे फ्लैश कार्ड अक्सर पड़ जाते हैं, वो छुपा छुपा के रखती है टीचर। फिर अगर वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, मतलब नहीं दूंगी मैं तुम्हें, कुछ चीजों में तो वो हमने देखा था कभी कभी कि वो उसको एज अ रीइंफोर्सर यूज कर लेती थी, लेकिन वो उसका खत्म नहीं हुआ वो बिहेवियर। और क्योंकि फिर इतना इधर टाइम भी नहीं मिला हम लोगों को, पर ये था हाईलाइटेड इस समय बिहेवियर, बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। ओके। हाँ जी। ओके। सो द फर्स्ट थिंग कि आपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से नोट किया है और ऑब्जर्व किया है कि इट इज द बिहेवियर ऑफ टेयरिंग द पेपर, द बिहेवियर ऑफ थ्रोइंग द पेपर इन द एयर एंड गेटिंग एक्सेस to the paper in his hand, okay, in his palm is what he needs.
So the need is sensory, most likely it looks like that he likes paper tearing activity, and especially hard paper, because he has to use pressure from his palm. Okay, अभी अगर आपके पास कोई occupational therapist आ रहे हैं, तो maybe you can do exercises which will help stimulate these muscles, okay, which will provide the necessary stimulation, because he likes to use his finger muscles and likes to use pressure from the finger muscles. That is a need that is getting satisfied. Now टीचर ने उसे reinforcer करके यूज करके एक्चुअली उस सेंसरी नीड को और सेटिस्फाई किया है, राइट? जबकि हमको पता है कि इनसाइड द क्लासरूम दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट ही शुड टेयर, स्पेशली क्लासरूम मटेरियल. नाउ फॉर हिम इट इज, उसके लिए वो सेंसरी नीड है, इसलिए उसे नहीं समझ में आएगा, बिकॉज गिवन हिज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बॉक्स या कौन सा पेपर अप्रोप्रिएट है टेयरिंग के लिए और कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है टेयरिंग के लिए, राइट? उसके लिए केक का बॉक्स इज सिमिलर टू द फ्लैश कार्ड बॉक्स और द फ्लैश कार्ड, राइट? तो वो डिस्क्रिमिनेशन अभी तक उसके माइंड में क्लियर नहीं है कि ये सही बॉक्स है टेयर करने के लिए और ये सही बॉक्स नहीं है टेयर करने के लिए. एंड मे बी वो सिखाना भी मुश्किल होगा शायद, गिवन दैट हिज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उतनी नहीं, राइट? तो व्हाट वी नीड टू टीच हिम इज कि क्लासरूम में ये एक्टिविटी अलाउड नहीं है, एंड टू इम्पोर्टेंट मटेरियल को टेयर नहीं कर सकता है वो, राइट? एंड द नीड टू कीप लुकिंग फॉर दिस, कि मेरा ध्यान अगर मेरी टीचर कुछ सिखा रही है तो उस पे नहीं है कि मुझे रूम में कहीं बॉक्स दिख गया या कहीं पेपर दिख गया तो मैं उसे फाड़ू. ये हमें, so there are 3 things that we are trying to correct actually. One is that he should not distract the class, 2 that he should not be tearing classroom material, and 3 he should not be going on looking for it whole day. Right? So there are 3 things we are trying to correct with one dart that we have. Right? Now we have to understand that let's find out कि हम इस नीड को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं. अगर स्कूल के शुरुआत में या स्कूल के एंड में उसे फिंगर मसल्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हम दे सकते हैं जिससे ये जो मसल्स है इसकी पावर यूज हो जाए. सो यू नो यू गेट दोज एक्सरसाइज थिंग जिसमें यू हैव वन इज स्क्वीज बॉल, द अदर इज उसके 2 साइड में एक रबर जैसा ये रहता है और उससे हम प्रेस करते हैं, हाँ, तो उसपे कंप्रेशन हो जाता है, ऑटोमेटिकली फिर एक्सपैंड हो जाता है. प्रेशर रिलीज करते हो तो अगेन आपको प्रेशर डालना है उसको. तो दैट एक्टिविटी इफ ही इज गेटिंग टू डू बिफोर स्कूल और आफ्टर स्कूल, वन ऑफ द 2 टाइमिंग, प्रेफरेबली बिफोर स्कूल स्टार्ट, like before he enters inside the classroom setting, then it is good enough because that tactile need is satisfied. Most of the time children with autism, इनके ये जो tactile और जो sensory behaviors होते हैं वो every year change होते हैं, mostly sometimes every 6 months भी change होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे sensory needs develop हो जाती है वैसे वैसे वो change हो जाते हैं. जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा जब हमने फर्स्ट 2 सेशंस लिए थे कि वो पैर की उंगली मुंह में डालना शुरू कर देता है, राइट? Which is not appropriate, right? Because the foot may not be hygienic, the foot may not be clean. But children do that because they are learning to explore their body, right? You cannot stop a child from doing that because it's exploring, it's learning its sensory thing. Then जब बड़ा हो जाता है और तो खाने की चीजें हो या नहीं खाने की चीजें हो, सारी चीजें मुंह में जाती है बच्चे के, राइट? आपने देखा है ये नॉर्मल डेवलपमेंट के फेजेस है. सेम थिंग इन ऑटिज्म, जब उनके सेंसरी नीड्स डेवलप होते जाते हैं, उन नीड्स को एक्सप्लोर करने के लिए या उन नीड्स को समझने के लिए दे स्टार्ट यूजिंग दैट सेंसरी सिस्टम. तो इफ इट इज हैंड एंड टैक्टाइल विल यूज दैट सेंसरी सिस्टम. नाउ द अप्रोप्रिएटनेस एंड इनअप्रोप्रिएटनेस इज समथिंग दैट वी हैव टू टीच देम एक्सटर्नली, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं है. दे आर नॉट टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन जिनको हम मना करे, डांटे या फिर छीन ले चीज हाथ में से तो समझ में आएगा उनको कि ये नहीं करना है. इन हिज केस बिकॉज ही हैज इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम एंड ही हैज अ डेवलपमेंटल कंडीशन, ये दोनों चीजें है, इसलिए इसको बिहेवियर को हमको मॉडिफाई करना है. तो पहली चीज हम उस नीड को और किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं इसे ढूंढना, क्योंकि वो सेंसरी नीड है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है. और दूसरी ये कि अगर क्लासरूम में ये बिहेवियर अकर होता है, जैसे टीचर ने फ्लैश कार्ड निकाले और वो फ्लैश कार्ड की तरफ दौड़ता चला आया कि
he wants to tear the flashcard, then who is going to make him stop and sit there and maybe squeeze a ball at that time instead of the flashcard, right? Do you have assistant teachers who can come to the class at that time, or in his desk only if you can keep a squeeze ball, so that the need is satisfied and he can focus? Because what happens is, होता ये है कि बच्चे को वो कार्ड दिख गया तो वो सेंसरी नीड ओवर पावर्स मोर देन द नीड टू लर्न इन द क्लास, क्योंकि जो टीचर सिखा रही है उससे ध्यान हट जाता है और वो सेंसरी नीड ज्यादा पावरफुल लगने लगती है, इसलिए उस नीड को सेटिस्फाई करने बच्चा चला जाता है. It's like giving a hungry child something to eat, right? Yes. The hunger is there, the food is in front of you, and you're saying don't eat now, right? Yes. It's like that. Yes. So the sensory need is like that kind of need. It is not an attention behavior. It is not an escape behavior. It is not कि teacher सिखा रही है उसको escape करना है इसलिए वो tearing कर रहा है, right? It is not to get the teacher's attention also. It is typically a sensory need. तो अगर उस need, उस भूख को satisfy करने के लिए कुछ और उसके पास है, like a squeeze ball, and he can still focus, because what happens for them is, when you're teaching, if I am getting a sensory need, then I have to do something to satisfy that need. जैसे मैंने देखा एक बच्ची हमारे यहाँ आती थी, तब उसे आदत थी कि हम जब कोई टेबल टॉप एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी एक उंगली में वो क्लिप लगा के बैठ जाती थी टेबल टॉप एक्टिविटीज के लिए. स्विंग जब हम करते थे, बॉल पूल में लेके जाते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, तब उसे वो क्लिप की जरूरत नहीं रहती. लेकिन जब हम सिट डाउन एक्टिविटीज करते थे जहाँ पे उसका ध्यान एक जगह पे लगाना है, एकाग्र होना है, काम पूरा करना है, एक जगह बैठना है, हिलना नहीं है, शी नीडेड दैट क्लिप ऑन हर फिंगर. उससे उसको इंजरी नहीं होती थी क्योंकि वो पैडेड क्लिप था, अंदर से पैडिंग थी क्लिप को. तो हमने सोचा कि अगर हम उस क्लिप को नहीं निकालेंगे और उसे एक्टिविटी करने देंगे उस क्लिप के साथ, व्हाट इज द हार्म? देयर इज नो हार्म, राइट? शी इज नॉट गेटिंग इंजर्ड, शी इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. इट वाज हर मैकेनिज्म, राइट? जैसे हम हेडफोन्स पहन के म्यूजिक सुनते हैं क्योंकि हमको बाहर की आवाज नहीं चाहिए, राइट? वी वांट टू पुट हेडफोन्स बिकॉज हमको म्यूजिक वैसे ही सुनना पसंद है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं है. तो दैट इज द वे ऑटिज्म में भी जो सेंसरी नीड है वो उसको अगर हम सेटिस्फाई करें कोई अलग मार्ग से, देन वी नो दैट द बिहेवियर विल नॉट अकर एंड ही विल फोकस इन द क्लासरूम. So maybe we can try that at that point in the class if I am going to use. जब टीचर को पता है कि आज मुझे फ्लैश कार्ड्स यूज करने हैं और फ्लैश कार्ड्स को देखते ही ये बच्चा डिस्ट्रैक्ट होने वाला है, ये मेरे फ्लैश कार्ड्स की तरफ दौड़ते आने वाला है, then I have to satisfy that need. The day I'm not using flashcards, he need not have the squeeze ball with him, right? I'm doing physical activities, he does not need the squeeze ball. And the same thing you can tell the mother also to do at home. उसकी मम्मी को भी आप बता सकते हैं घर में आटा गूंदना जो है, जिससे ये टैक्टाइल सेंसरी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, राइट? मदर को लगेगा कि वो 11 साल का है, उसको ये बचकानी एक्टिविटी क्यों देनी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो 11 इयर्स का है, लेकिन सेंसरी नीड्स तो धीरे धीरे ही डेवलप हो रही है, राइट? वो तो क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से नहीं डेवलप हो रही है, वो डेवलपमेंटल एज के हिसाब से डेवलप हो रही है. तो जो 5 साल का बच्चा आटा गूंदने की एक्टिविटी 5 साल में करता है, ये उसको शायद 11 में अच्छी लग रही है. तो गिव इट टू हिम बिकॉज इट इज हेल्पिंग हिम experience the finger muscles and the pressure. So what we have done is we have substituted the negative behavior through another behavior which is appropriate socially and which will not hamper the environment in which he is expected to pay attention. So this is called substitution. Okay, when we redirect the behavior through some other method and give it the necessary satisfaction without having to implement a consequence. मतलब हमने उसको एक जरिया दे दिया जिससे कि उसकी नीड भी पूरी हो रही है और उसके सीखने में भी बाधा नहीं आ रही है, फिर वो फोकस कर पाता है उस समय. यस, राइट. जैसे आपने देखा होगा कि आप बाजार से कुछ चीजें लेके आते हैं तो बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं. आपके घर में 2 साल 3 साल का बच्चा होगा तो वो बहुत क्यूरियस रहता है कि मैं सारी चीजें बैग में से निकालूं और उसे फ्रिज में लगा दूं या डब्बे में जाके रख दूं या बास्केट में जाके रख दूं. बहुत बच्चों को आदत होती है बिकॉज दे लाइक एक्सप्लोरेशन. अभी अगर उसमें कांच की चीजें है या कुछ ऐसी चीज है जो टूट सकती है या हाथ जोर से लगाने से, क्योंकि बच्चे को हैंड का प्रेशर समझ में नहीं आता,
कितना प्रेशर डालना है, अंडा है जैसे, तो वो तोड़ देगा. So you can obviously, what you can do is tell the child, wait, I know you like to help me. So segregate those things which are not appropriate for the child to touch, and keep the things which the child can sit and work on. क्योंकि बहुत बच्चों को segregation activity अच्छा लगता है कि आलू सारे एक साथ कर दो, प्याज सारे एक साथ कर दो, टमाटर सारे एक साथ बास्केट में डाल दो, so they like that activity. लेकिन अगर आप डांटोगे कि अरे मार्केट से आने के बाद तुरंत क्यों चीजों का हाथ लगाना है, तुम्हें क्यों करना है, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, मैंने तुम्हारी मदद मांगी है क्या, यू डोंट नीड टू पुट योर हैंड इनटू थिंग्स, इट्स गोइंग टू ब्रेक, इट्स गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा. इंस्टेड ऑफ दैट you have to redirect that behavior कि okay, the child likes exploration, let me help the child explore, but by segregating the thing. बहुत से बच्चों को पेंसिल जब सिखाते हैं यूज करने के लिए तो पेंसिल से बहुत जगह लिखने की आदत हो जाती है, दीवारों पे जाके लिखना है, पूरी पेंटेड हो जाती है. हाँ. तो हम टीचर्स को, पेरेंट्स को ये कहते हैं कि जो हमारे रफ पेपर्स होते हैं, जैसे हमने कुछ प्रिंट किया और वो प्रिंटर से सही नहीं आया तो उसकी बैक साइड जो है वो एम्प्टी रहती है. तो ऐसे जो रफ पेपर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, पेपर बैग्स होते हैं जो मिलते हैं मार्केट से अभी, वो सारे एक ट्रे में या एक बॉक्स में रख दें विच इज रफ पेपर, एंड कीप अ प्लेस इन द क्लासरूम और इन द हाउस वेयर द चाइल्ड नोज दैट यहाँ से हम पेपर उठा सकते हैं, उस पर हम स्क्रिबलिंग कर सकते हैं. शुरुआत में बहुत से बच्चों को वर्टिकल राइटिंग बहुत अच्छा लगता है. वर्टिकल इज खड़े रह के लिखना, लाइक जैसे टीचर लिखती है. उनको डाउन पेपर के नीचे लिखना अच्छा नहीं लगता है. दे राइट लाइक दिस राइटिंग, so the hand goes erect. That is why they go on the wall, because the brain wants to satisfy that need. Okay, vertical writing. इसलिए फिर हम पेरेंट्स को ये बताते हैं या टीचर्स को कि एक सेक्शन जहाँ पे आप ऐसे रफ पेपर्स या न्यूज़पेपर या फिर या चार्ट पेपर बड़ा सा पेस्ट करके लगाएं और बच्चे को वहाँ पे एक डार्क बॉर्डर बना के दे, डार्क ब्लैक बॉर्डर, कि इसी में लिखना है, इसी के अंदर रहना है, बाउंड्री के लिए. Yes, instead of writing anywhere on the wall, which is not allowed, this is the only place where you will write. Okay, तो बच्चे को वो लिखने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्टिकली. और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो यू कैन कीप रफ पेपर्स का ट्रे एंड टेल द चाइल्ड व्हेन यू फील लाइक स्क्रिबलिंग यू कैन टेक दिस ट्रे, बट यू आर नॉट सपोज्ड टू स्क्रिबल ऑन द बेंच और द वॉल. Right, because that need is there for many years till, like typical developing children में तो 8-9 साल की उम्र तक उनको वो नीड होती है कि वो रफ पेपर ले और उसपे या पेपर ले और उसके ऊपर कुछ डूडलिंग या स्क्रिबलिंग करे. Right, because these finger muscles are developing. In children with developmental problems obviously वो और late हो जाएंगी because the sensory development only starts late. तो वो 10, 11, 12 साल की उम्र तक भी उनको स्क्रिबलिंग अच्छा लगता है और हमें लगता है कि वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसे पनिश करना चाहिए. Whereas if we redirect that behavior, we substitute that behavior, वो नेगेटिव बिहेवियर में कन्वर्ट होने से ही रुक जाता है. राइट, आप जब भी बच्चे को दीवार पे लिखते देखते हैं, फिर उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, पनिश करते हैं, तब आप उसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है वो नहीं सिखाते. यू आर नॉट गिविंग हिम अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू एक्सप्रेस that, right? So if you redirect that behavior and give appropriate options, then you have actually given opportunity, instead of constantly making comments, making punishments, reprimands and screaming, which increases your temperature. Right, आप चिल्लाते हैं तो आप ही और गुस्सा हो जाते हैं, आपको और गुस्सा आता है तो आप नेचुरली नेक्स्ट टाइम और कुछ थ्रेटनिंग करेंगे. राइट, you're reinforcing your own behavior actually more than reinforcing the child's behavior. कि आपको लगा आज कम डांटा तो कल और 4 शब्दों में डांटे या बड़ी वॉल्यूम में डांटे, but that is not going to help because it's not teaching the appropriate way. Any other child you all remember that you all want to take up? इंदु जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी या पन्ना जी आप कोई भी व्यवहार जो दिखता हो, या आप लोगों ने तो बहुत सारे बच्चों पे काम किया है, B.Ed स्टूडेंट्स ने, आप लोग किसी को लेना चाहें, एक एग्जाम्पल लेंगे. कॉन्क्रीट एग्जाम्पल होने से हम लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगा और हम उसको रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो व्यवहार हमने देखा होता है. मैम जैसे रुचि है प्री प्राइमरी में. हाँ जी. उसका ये है कि मतलब वो बात अगर जैसे आप उसको कुछ बोलने को बोलेंगे तो वो बोलती नहीं है. और दूसरा है कि अगर आपने उसको कोई काम जबरदस्ती करवाने की अगर कोशिश की
जैसे कुछ लिखना है या कुछ है तो वो सामने वाले को काटती है जैसे। अच्छा। आप उसके हाथ को मतलब रोकेंगे लेकिन तो फिर वो पैर का यूज करेगी। मतलब ये उसका कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। अच्छा। आपने ये काटने का जो बिहेवियर है वो सिर्फ राइटिंग एक्टिविटी करते हैं तभी देखा है या ओरल एक्टिविटी करते हैं तभी भी देखा है? मैम मैंने जब उसके साथ वर्क किया तो जो राइटिंग एक्टिविटी में था तब था, और ओरल एक्टिविटी में एक्चुअली वो जो आप उसको बोलने को ओरल वाला करवाएंगे तो वो उसको नहीं रिपीट करती है। तो काटने का बिहेवियर मैंने राइटिंग में ही देखा था। Okay, so if we define the behavior correctly, then it is that child ABC bites the teacher or kicks the teacher when the child is asked to write, right? ये बाइटिंग और किकिंग आपने कोई और सिचुएशन में नहीं देखा है, जैसे दूसरे बच्चे खेल रहे हैं उसको खिलौना नहीं दे रहे हैं तो काटेगी? एक्चुअली ये इनके क्लास में तो नहीं है, ये प्रैक्टिकल के लिए अपने घर जाते होंगे, इस टाइम पे देखा होगा। लक्ष्मी आपका हाथ उठा हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हेलो मैम, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आई बोलिए। मैम मेरा ब्रदर है, वो जब भी कुछ लिखता है तो वो रजिस्टर में से पेजेस फाड़ फाड़ के तब उसमें लिखता है, वो अलग अलग से, ये हमेशा करता है। और हर कॉपी फाड़ देता है, सारे पेज फाड़ लेगा और तब उसके ऊपर लिखता है। ओके, तो पहले हम ये जो बच्ची काटती है उसका बिहेवियर डिस्कस करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। ये जो लड़की जिसके बारे में हम बात करें उसकी उम्र क्या है? बच्ची की उम्र क्या होगी? 8 साल। 8 years। Yes, ओके, एंड शी हैज डेवलपमेंटल डिले? यस। ओके, तो स्पीच और लैंग्वेज डेवलप्ड है या अभी भी नहीं है? लैंग्वेज तो नहीं है उसकी बिल्कुल भी। ओके, स्पीच में ये है कि वो 1-2 शब्द बोलती है और वो हर चीज के लिए वही बोलती है। ओके, ओके। और जितना अभैया पढ़ना ने बोला तो हमें याद आ रहा है, वो बोलती रहेगी खाना खाई पानी पी, खाना खाई पानी पी, बस यही 2 शब्द बोलती है शायद। क्यों पढ़ना? yes मैम। या तो पहली बात है कि अगर उसको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे उसको आ नहीं रही है या उसका मूड नहीं है, वन ऑफ द टू थिंग, शी हैज नो मेथड ऑफ टेलिंग यू दैट शी कांट डू इट। ओके, उसके पास मेथड नहीं है बिकॉज शी इज नॉन वर्बल, राइट? तो उसके पास वो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो कि बच्चे का लैंग्वेज लेवल कितना है। जब आप कोई भी बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसका कम्युनिकेशन लेवल कहाँ तक है उसे समझना जरूरी है, बिकॉज नॉन वर्बल चिल्ड्रन विल एग्जिबिट अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू बिहेवियर, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो बच्चे साइन लैंग्वेज या जेस्चर्स सीखते हैं वो एटलीस्ट जेस्चरल लैंग्वेज यूज करते हैं या साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। जिन बच्चों के पास वो भी नहीं है, they have no way of telling you कि I don't know how to do this or I don't want to do this. Okay, मुझे ये करने आता नहीं है या मुझे ये करना नहीं है, तो उनके पास कोई मेथड नहीं है कि वो आपको बताए, बिकॉज भाषा नहीं है, राइट? So they are going to exhibit in behavior, very natural. Now she has learned to express it in a negative behavior which is biting. Okay, because she wants to escape that situation. Now escape क्यों करना है? या तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी पेंसिल ग्रिप अभी तक डेवलप नहीं, कि उसे पेंसिल होल्ड कैसे करनी है, या जितना कंटेंट बाकी के लोग लिख रहे हैं उतना वो लिख नहीं पा रहे हैं, राइट? तो ये ग्रिप डेवलप नहीं हुई है या डेवलप हुई है तो जितना बाकी के बच्चे लिखते हैं उतना उसको लिखना नहीं आता है। That is why she wants to escape the situation. Now escape means you will not allow her to not write, you will not allow her to leave the classroom, you will not allow her to sit there idle. आप उसको परमिशन नहीं देंगे, राइट? क्लास को छोड़ के बाहर जाने की या फिर बिना कुछ किए क्लास में बैठने की। तो आप बोलेंगे लिखो लिखो लिखो, right? You will give the same instruction again and again and again, and the third time you say it, she gets so angry at you that she wants to do something nasty to you. यानी वो बाइट करना चाहती है या किक करना चाहती है, because she has no way to tell you कि उसे वो आता नहीं। Now if you go near her and you try to hold the pencil in her hand and give her the grip, okay, and show her that she has to do this, okay, because जो क्लास को इंस्ट्रक्शन दिए है वो शायद इंडिविजुअली वो रजिस्टर नहीं कर पाई है, तो आप पास में जाके अगर इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर सकेंगे, पेंसिल की ग्रिप पे हाथ रख सकेंगे ताकि वो ग्रिप उसको आ जाए एक बार फर्म,
और जितना सब लिख रहे हैं उतना नहीं लिख पाई, थोड़ा बहुत भी लिख पाई तो भी ठीक है, ये किसी तरीके से उसको समझाते, देन मे बी डू यू सी शी विल चेंज द बाइटिंग बिहेवियर. Because the fact that she does not have language, I'm not sure how much she has in terms of attention span to do writing. And biting behavior she has learned as a mechanism of escaping threat, right? क्योंकि जब कोई उसके पास में आता है, उसे डांटता है, तो उसे लगता है कुछ और अभी और डेंजरस हो जाएगा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सामने वाले को कुछ ऐसा कर देती है कि that person will stop, right? And that behavior has got reinforced because maybe जब उसने और कहीं काटा है किसी और को, तो उस व्यक्ति ने फिर उस एक्टिविटी को छोड़ दिया है उसके साथ करने से. तो रीइंफोर्स इसलिए हुआ है कि जब भी उसने किसी को काटा है या किक किया है, मारा है, तब उस एक्टिविटी को लोग उसके साथ करना छोड़ देते हैं. वी हैव रीइंफोर्स्ड हर बाइटिंग बिहेवियर बाय अलाउइंग हर टू एस्केप दैट एक्टिविटी. वेयरएज इफ वी टीच हर, अगर हम उसको सिखाएं कि तुम इतना ही लिखो, लेकिन पेंसिल को इस तरीके से पकड़ो और सिर्फ इतना लिखो, तो अगर सारा क्लास ABCD लिखता है लेकिन उसे सिर्फ स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन आ रहा है, तो लेट हर डू दैट मच एटलीस्ट सो दैट शी फील्स कॉन्फिडेंट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर टू डू व्हाट एवरीबडी इज डूइंग एंड देन encourage her to engage in negative behaviors and let her escape that situation. Because once she bites, you know, you'll either tell her to sit away from the class, या फिर आप उसको अलग बिठा देंगे, या फिर उसको क्लास के बाहर भेज देंगे, या कुछ ऐसा करेंगे जिससे उससे उस सिचुएशन से एस्केप मैकेनिज्म मिल जाएगा. सो डज दैट आंसर द क्वेश्चन? यस, आई थिंक. या, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम किकिंग, हिटिंग, बाइटिंग कम्स आउट ऑफ द नीड टू एस्केप थ्रेट. तो बच्चा थ्रेट को एस्केप करना चाहता है, इसलिए उस बिहेवियर में एंगेज करता है, और एस्केप कर लेता है एक बार, इसलिए फिर वो रीइंफोर्स हो जाता है कि चलो ऐसा करने से ये व्यक्ति फिर से मुझे ये काम करने के लिए नहीं है. ओके, व्हाट इज द अदर चाइल्ड? यस, लक्ष्मी, आप बताइए. एज बताइए. 22 इयर्स का मैम. और डेवलपमेंटल कंसर्न्स है? कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है क्या? वो सब कुछ पढ़ भी लेता है, सब करता है, लेकिन जब उसे कुछ राइटिंग करना होता है तो वो पहले पेज को फाड़ेगा और फिर उसके ऊपर अभी कर क्या रहा है वो वैसे? अभी तो मैम उसको 10th में एडमिशन कराया था, 10th 4th क्लास, इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाया. उसे नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाया हम लोगों ने, मेरा छोटा भाई है वो. हाँ. तो वो सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन उसमें ये चीज है कि वो कुछ भी लिखता है तो उसके पहले वो पेज फाड़ लेता है, फिर उसके ऊपर लिखता है. Okay. लेकिन आपको लगता है कि उसमें कुछ विकासात्मक समस्याएं हैं? मतलब हाँ मैम, उसके उम्र के पूरा, मतलब वो पूरा सीधा नहीं कर पाता है, पूरा सीधी उंगलियां नहीं है उसकी. हाँ, और अपनी उम्र के बच्चों से पीछे है. हाँ, सब लोग कहते हैं बैक माइंडेड बच्चा है वो. या, सो पहली चीज ये है कि मे बी ही डजंट लाइक, जब आप फुल बुक में लिखते हैं ना, तब आपने देखा है कि आप पूरी बुक को ओपन नहीं कर पाते हैं. बाइंडिंग होती है ना बुक में, तो यू कैन नॉट राइट ऑन द लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द बुक. आपको बुक पे प्रेशर देके उसको पूरा ओपन करना पड़ता है, तो आप लेफ्ट साइड में लिख पाते हैं. एंड सम चिल्ड्रन डोंट लाइक दैट फीलिंग, they have to put pressure on the book, open it fully, hold the book with the left hand. Okay, आपको hold करना पड़ता है बुक को, नहीं तो इस साइड से ऊपर उठ जाती है, right, when you're writing. So राइटिंग के लिए आपको पता है कि अगर आपको बुक को मेंटेन करना है तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर होना है, आप अगर राइट हैंडेड है तो, और बुक को ऐसे पकड़ के आपको ऐसे लिखना है, राइट, अदरवाइज बुक उठ जाती है बुक का. नाउ इफ यू आर सेइंग दैट हिज फिंगर्स हैव प्रॉब्लम, ओके, पूरी खुलती नहीं है हाथ की उंगलियां, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बॉडी को पहले स्टेबलाइज कैसे करना है राइटिंग वर्क के लिए, राइट. हम और आप ओवर टाइम सीख गए हैं ना अपनी बॉडी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं हम राइटिंग के वक्त. ये हमारा लेफ्ट एल्बो हम ऊपर लेके आते हैं, हाथ ऊपर ऐसे रेस्ट करते हैं और फिर इस हाथ से लिखते हैं, राइट. तो ये पोस्चर को जो स्टेबलाइज करना होता है राइटिंग वर्क के लिए, ये हम नेचुरली सीख गए हैं. उसके केस में शायद पहले उसे वो सिखाना है कि व्हाट इज द राइट पोस्चर, व्हाट इज द राइट ग्रिप. ओके, and that is why if he is not able to stabilize himself properly, he wants that paper to be torn from the book so that he doesn't have to do all this postural stability, because when you have a single page to write, you can just put your hand on the paper and write. You don't have to stabilize the paper then with your left hand. आपको ये हाथ का यूज ही नहीं करना है, आप सिर्फ एक पेपर पे इस हाथ से लिख सकते हैं आराम, राइट. So
either he has not learned the postural stability of writing or the right grip for writing, or he is enjoying tearing of paper. None of the two things. That noise which comes when you tear paper, okay, and when you put pressure and tear the paper, that is what I like before I start writing. Every time I start writing, I want to hear that noise of tearing the paper and then start to write. What if one day you try, give him loose papers, don't give him the notebook only. आप नोटबुक दे ही नहीं, आप एक राइटिंग पैड पे एक सिंगल शीट अटैच करके उसको वहां पे फ्लिप करके दे दें राइटिंग के लिए, बोले अभी लिखो. Does he go looking for the book when you give that paper like that and gets the torn paper from the book only and then starts writing? That means he is looking for tearing activity. लक्ष्मी, क्या ऐसा होता है कि अगर आप पेपर फटा हुआ उसको दे दें, खुद ही निकाल के लूज पेपर दें, तो वो उस पे लिखेगा या ढूंढेगा कि नहीं पहले मुझे रजिस्टर या कॉपी चाहिए जिससे मैं खुद फाड़ूं? वो लूज पेपर भी ले लेगा. जैसे कि मैं कॉलेज जाती थी तो मैं उससे अपनी कॉपीज और रजिस्टर को छुपा के रखती थी, क्योंकि वो जो भी रजिस्टर देखता है वो उसको फाड़ के अपने पास रख लेगा और उसके ऊपर लिखता बहुत है वो, लेकिन बस वो फाड़ लेगा. किसी की भी कॉपी रजिस्टर मिलेगा फाड़ लेगा, उसमें से पेज बीच पिन पेज होता है ना वो निकाल लेते हैं. और आप लूज पेपर देंगे तो उस पे भी लिखना पसंद है, उस पे भी लिख लेगा सब लिख. और मैम पता क्या करता है, सब कुछ लिख के बस अपने बैग में डालता जाएगा. एक भी पेपर पे उसकी जगह एक भी नहीं मिलेगी, आप उस पे अपना कुछ वर्ड लिख सको. अगर कोई टीचर को चेक करना होगा ना, मार्क्स देने हो, कोई नहीं दे पाएगा, वो इतना टाइट लिखता है उसको. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हिम फॉर राइटिंग, बिकॉज राइटिंग में बहुत सी चीजें होती है सीखना. वन इज पोस्चरल स्टेबिलिटी, the other is the grip of writing, then we come to font size, alignment and spacing, right? ये stages होते हैं writing activity सिखाते वक्त. पहले हम posture सिखाते हैं, फिर हम grip सिखाते हैं, the tripod pencil grip, फिर हम pressure, alignment, font size, spacing and last is speed of writing. ये इस stages में हम सिखाते हैं writing work, ताकि बच्चा सीख सके कि हाउ मच स्पेस टू कीप, फॉन्ट साइज कितना रखना है, और लास्ट इज स्पीड ऑफ राइटिंग. तो ये स्टेजेस में अगर हम उसने नहीं सीखा है तो देन ड्रॉइंग बॉर्डर्स टू द पेपर विथ ब्लैक मार्कर या रेड मार्कर एंड शोइंग हिम कि आप इतने ही स्पेस में लिखेंगे, आप मार्जिन्स के ऊपर नहीं लिखेंगे, पेज के एंड तक जाके नहीं लिखेंगे. ओके, ये बहुत जरूरी है. तो उसको विजुअली वो बॉर्डर ड्रॉ करके देना कि आपको उसी स्पेस में लिखना है, कहीं और लिखना नहीं. इफ ही लाइक्स टू राइट इट इज गुड, बट व्हाट इज द आउटपुट? ओके, ये आउटपुट ड्रिवन राइटिंग है या सिर्फ उसकी सेंसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो राइट कर रहा है? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर उसको सिर्फ राइटिंग लिख के उसके गोले बनाना और बैग में रख देना ये पसंद है, दैट मीन्स ही इज जस्ट ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ सेंसरी नीड. बट व्हाई नॉट कन्वर्ट दैट सेंसरी नीड इनटू राइटिंग आउटपुट ओरिएंटेड वर्क? जैसे हमको पता है कि अगर उसको लिखना है एग्जाम के लिए और हमको उसे आंसर्स लिखवाने हैं, देन हम उसको पेज बॉर्डर बना के दें और बोले उसको कि ये 2 ही आंसर्स लिखने हैं अभी आपको, इसमें से कॉपी करके, राइट? आई डोंट नो हिज कैपेसिटी, सो आई एम जस्ट गेसिंग, क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसके डेवलपमेंटल कंसर्न्स मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको इतने गेसेस में से बता रही हूँ कि ये हम कर सकते हैं उसके साथ, so that it becomes output oriented. हम बेवजह की राइटिंग को encourage नहीं करें, बल्कि output oriented writing encourage करें, so that he gets a sense of satisfaction कि हमने जो लिखा उसके लिए हमको टीचर ने मार्क्स दिए या मम्मी ने मार्क्स दिए या दीदी ने मार्क्स दिए, और हम फिर जाके उसे फाइल में लगा दें. Okay, so sometimes the steps of appropriate behavior have to be taught, because the child doesn't know the appropriate behavior. The child engages in inappropriate behavior and starts getting fun out of that inappropriate behavior, and that behavior gets reinforced. To teach appropriate behavior, you have to break the appropriate behavior into steps. इसमें से appropriate behavior क्या है कि वो बुक्स में से पेज नहीं फाड़े, या फिर जो पन्ने हमने दिए हैं उस पे सिर्फ उतने ही बॉर्डर्स में लिखे. तो एक स्टेप से जाना है. पहले तो सिंगल पेजेस पे लिखना, फिर पेज की बॉर्डर जो बनाई है उसी में लिखना, और थर्ड इज आउटपुट ओरिएंटेड लिखना. ओके, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप
each behavior needs to be mastered before you go to the next. अगर आप उसे बॉर्डर ड्रॉ किए बिना लिखने दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि वो सब जगह लिख देता है, you have not taught the appropriate behavior. Okay, to learn appropriate behavior it has to be broken into steps, and once each step is achieved only you can go to the next. आप जंप नहीं कर सकते स्टेप्स को, क्योंकि जैसे आपने और मैंने सीखा है appropriate behavior of writing, शायद उसके केस में उसको सिखाना है, वो नेचुरली लर्न नहीं कर पा रहा है। मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो हम बहुत बार करते हैं सिचुएशंस में, और उसमें से क्या सही है क्या गलत है वो आप मुझे बताएंगे। आपको ये मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये दिख रहा है फोटो, तो अभी आप मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, फिर इसमें सही गलत क्या कॉन्सिक्वेंस में गलती है वो आप मुझे बताएंगे। तो एलन विल नॉट रिटर्न ब्रायन ट्रक व्हेन इट्स टाइम फॉर ब्रायन टू गो होम, एंड मदर उसकी कहती है एलन गिव ब्रायन हिज ट्रक और ही विल नेवर कम बैक अगेन। तो एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है, तो उस बच्चे का घर जाने का, जो दूसरा बच्चा है उसका घर जाने का टाइम हुआ है, लेकिन जिसके घर में वो आया है वो बच्चे ने उसका खिलौना ले लिया है और वो उसे लौटाना नहीं चाहता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि उसको उसका ट्रक दे दो, उसका खिलौना दे दो, नहीं तो हमारे घर फिर से कभी नहीं आएगा। तो ये रिस्पॉन्स सही है गलत है, और या सही क्यों है गलत क्यों है, ये आप बताइए। ये कॉन्सिक्वेंस है ना, वो दे नहीं रहा है, जिद कर रहा है कि मैं रखूंगा ये खिलौना, मुझे चाहिए, मैं नहीं दूंगा, और मदर कहती है दे दो नहीं तो ये फिर से नहीं आएगा हमारे घर के। समझ में आ गया ना? बहुत बार होता है ना ऐसे। हाँ जी जी मैम, सही है कि जैसे उसे वो दोबारा वो सोचेगा बच्चा कि अब ये दोबारा नहीं आएगा तो इसलिए वो दे देगा, हम फिर से आएगा तो फिर से खेलेंगे, कल अगर वो फिर से आएगा तो फिर हम उस ट्रक से खेलेंगे, ये सोच के वो दे देगा। और कोई भी अटेम्प्ट करेगा बताएंगे, प्लीज बोलते रहिए आप लोग। मैम अगर उसको बच्चे से प्रेम है तो काम करेगा, अगर उसको सिर्फ खिलौने से प्रेम है तो शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे लगेगा ये मुझे दे के चला जाएगा और उसके बाद मुझे उस बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये खिलौना है। ओके, और किसी को जवाब देना है कि ये सही रिस्पांस है मदर का या नहीं है? ये काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो ठीक है अर्चना जी, लेकिन ये तरीका सही है मदर ने जो कहा? यस यस ऐसे ही करेंगे। दीप्ति जी, दो लोगों ने बोला और उन्होंने बोला, दोनों ने ही बोला कि ये सही है। ओके, नाउ आई विल टेल यू दैट द आंसर इज इनकरेक्ट, द रिस्पांस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि सच में ऐसा कभी होने ही नहीं वाला है कि वो बच्चा उसके घर खेलने नहीं आए फिर से। इज इट ट्रू दैट द चाइल्ड विल नॉट कम होम? जी मैम, आएगा आएगा। हाँ जी विकास, क्या बोल रहे हैं आप? कहते लेकिन मैम कहते हैं ना कि ये लोग, लेकिन कहते हैं लोग ऐसा बच्चे से। मैम मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि एक बार एक बच्चा आया और वो जिद करके मेरे बेटे का एक खिलौना लेकर गया, और वो इतना नाराज होकर गया कि मुझे वो चाहिए। मैंने बेटे को मनाया कि तुम उसको दे देने दो, वो रोया बाद में और वो खिलौना लेके चला गया वो बच्चा। नेक्स्ट टाइम वो जब बच्चा आया तो मेरा बेटा बिल्कुल उसने इंटरटेन नहीं किया उस बच्चे को, बिल्कुल इंटरटेन नहीं किया, और वो नाराजगी भी दिखाई कि ये मेरा टॉय लेकर गया था इसलिए मैं इससे बात नहीं करूंगा। और उसने यस मैम एक्चुअली थोड़ा नॉइस हो रहा था। और उसके बाद जब ऐसा बिहेवियर उस बच्चे ने देखा, जब नेक्स्ट टाइम आया तो वो उसका खिलौना लेकर आया, क्योंकि सेकेंड टाइम जब वो आया तो उसने इंटरटेन नहीं किया, बिल्कुल बात नहीं करी। एंड थर्ड टाइम जब वो आया तो फिर वो खिलौना लेकर आया और वापस करके गया, पर वो ब्रोकन था अगेन, तो ब्रोकन। तो फिर और उसके बाद वो बच्चा नहीं आया और उसने उसको कभी इंटरटेन नहीं किया। मैम इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे माँ कह रही कि आज आपने खेल लिया है खिलौने के साथ में दूसरे बच्चे के साथ, और आज आप इसे वापस कर दीजिए, कल ये पुनः आएगा तो कल फिर इसके साथ में खेल लिएगा। हम लोग को ये मतलब सजेशंस दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हम बस ये दीप्ति जी ने ये पूछा था कि ये आंसर जो माँ ने या जो ये कहा ये सही है या गलत है, बस इसको ये बात करनी है हमको।
तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। ठीक ठीक। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस वी कैन। सो आपने जो बताया वो जवाब सही है, जो आपने बताया कि आज आप खेल लो, अभी अपना आपका खेलने का समय खत्म हुआ है, उसे घर लौटना है, वो अपना खिलौना लेके जाएगा और कल लौटेगा तब फिर से खिलौना लेके आएगा। तो दैट शोज प्रेडिक्टेबिलिटी, कि बच्चे को प्रेडिक्टेबल पता है कि कल ये खिलौना वापस मुझे खेलने के लिए मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दैट कि दे दो नहीं तो ये कल वापस नहीं आएगा, राइट? तो ये थ्रेट आप अगर हर दिन यूज करेंगे तो बच्चे को पता है ये बच्चा तो हर दिन मेरे घर आता है खेलने के लिए, तो मम्मी हर दिन क्यों ऐसा बोलती है, ये कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा। तो even if you think that temporarily it is working, it doesn't have a long term change. बच्चा हर दिन रोएगा फिर उस खिलौने के लिए, ये हर दिन का बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि आपका थ्रेट एक दिन काम आएगा, 2 दिन के बाद काम नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे को पता है कि कुछ भी हो जाए मेरी मम्मी ऐसे ही बोलती है, ये बच्चा अगले दिन मेरे घर आता ही है, राइट? और हमको ये नेचुरल आदत हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है ये धमकी देने से या ये थ्रेट देने से बच्चे ने खिलौना लौटा दी, तो हम रीइंफोर्स हो जाते हैं कि चलो काम हो गया, अगले दिन भी यही टेक्निक, हाँ, अगले दिन भी यही टेक्निक यूज करो, फिर अगले दिन ये टेक्निक यूज नहीं हो रही है तो हम डांट के उसी को और ऊंची आवाज में या ऊंची टोन में बोले, राइट? इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बिकॉज द थ्रेट इज नॉट जेन्युइन। बहुत बार हम ऐसे थ्रेट्स बच्चों को देते हैं, तुम्हारे सारे खिलौने उठा के फेंक दूंगी बाहर अगर खिलौने समेट के नहीं रखोगे। बच्चे को पता है कि आप कभी नहीं खिलौने फेंकोगे, खिलौने बहुत महंगे होते हैं, वो फिर से खरीदने जाने पड़ते हैं जो आप नहीं करोगे, तो वो थ्रेट काम का ही नहीं है, राइट? खाना नहीं खाओगे तो दिन भर भूखा रख दूंगी, दिन भर भूखा रखने की कोई भी माँ की हिम्मत नहीं होती, तो बच्चे को पता है कि ये थ्रेट एम्प्टी थ्रेट्स है, राइट? इनमें कोई वैलिडिटी नहीं है। तो इफ यू हैव अ बेटर रिस्पॉन्स विच इज कि कल फिर से वो आएगा, खिलौना यही लेके आएगा, अभी उसको घर जाने का टाइम हो गया है तो उसका खिलौना उसे लौटा दो, ओके? देन द चाइल्ड हैज प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर तुम नहीं दे सकोगे तो मुझे उठा के दे देना पड़ेगा उसका खिलौना, क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही है उसको। तो देन गिविंग दैट वार्निंग टू द चाइल्ड इंस्टेड ऑफ स्नैचिंग इट फ्रॉम द चाइल्ड, ओके? आप खिलौना खींचने के पहले या छीन लेने से पहले अगर बच्चे को बता दो, देखो अभी मैंने 2 बार आपको बताया लेकिन आप फिर भी दे नहीं रहे हो, तो मुझे उठा के दे देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मम्मी दरवाजे पे खड़ी है, उसको जाना है उसे लेके, राइट? तो बिफोर यू थ्रेट, बिफोर यू स्नैच, बिफोर यू टेक इट अवे, गिव दैट इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड। बहुत बार हम सोचते हैं कि बच्चे को क्या समझता है, उसे क्या बताने की जरूरत है, हम उठा लेते उसके हाथ में से, उस बच्चे को दे देते, क्योंकि हमको शोर नहीं चाहिए, हमें तमाशा नहीं चाहिए, हमें रोना धोना नहीं सुनना है, राइट? और फिर वो लोग चले जाए, उसके बाद बच्चा चाहे दाड़ दाड़ के रोए तो हमको हमारे घर का प्रॉब्लम लगता है, उसकी माँ के सामने तो कोई सिचुएशन नहीं हुआ इसलिए हम खुश हो जाते हैं। बट यू आर नॉट टीचिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर, okay? To teach appropriate behavior you have to communicate appropriately, consequence has to be appropriate। अभी दूसरी सिचुएशन यहाँ पे आपको दिख रही है, देखा आप लोग को समझ आ गया ना, ये क्लियर हुआ? जैसा विकास सर ने बताया कि हम इसके बजाय ऐसा आंसर दें, अगर एक ये तरीका अपनाएं तो शायद ज्यादा काम करेगा। अब दूसरी सिचुएशन की देखिए। एरिक इज अबाउट टू हिट हिज लिटिल सिस्टर। एक लड़का है जो अपनी छोटी बहन को भी मारने वाला है, और मम्मी देख रही है कि उसका हाथ ऊपर उठ गया है, तो वो बोलती है प्ले जेंटली विथ योर सिस्टर और नो सेसमी स्ट्रीट, जो हमारे यहाँ भी उसका एक वर्जन बनाया गया है, कार्टून प्रोग्राम है। तो वो उसको डांटती है ये कह के कि उसके साथ अच्छे से खेलो, नहीं तो आज दोपहर का तुम्हारा टीवी का जो प्रोग्राम है वो नहीं देखने। अब इसमें सही है या गलत है, आप बताइए। और भी लोग ट्राई करिए, देखिए इससे ही हम लोगों को भी पता चलता है कि क्या सही तरीका है। It's okay to be wrong. अभी आप में से जिसने पहले जवाब दिया कि ये सही उत्तर था, you did it because culturally हम सब trained है वैसे ही बोलने के। हम सब, it includes me also. When I became a mother, even it took me time to change my responses and give appropriate response. Naturally आता है ना ये तो, क्योंकि वो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ, औरों के साथ भी हमने वही होते हुए देखा, वो बिल्कुल नेचुरली आता है। तो आप लोग अगर बोलेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं।
तो आपको जो भी समझ आता है, इसमें लिखा है कि एक बच्चा अपनी बहन को, बस छोटी सी बहन है, उसको मारने ही वाला है, तो उसकी मदर ने कहा कि अगर तुम अच्छे से नहीं खेलोगे अपनी बहन के साथ तो आज ये दिन में जो टीवी का प्रोग्राम देखते हो ये नहीं देखने को मिलेगा। ये सही है या गलत? या मैम अगर वो प्रोग्राम उसका फेवरेट है तो ये बिल्कुल सही है। अगर वो उसको देखना बहुत पसंद करता है उस प्रोग्राम को तो ये सही है। और कोई? यस मैम, ये सही है। उसको बताना कि अगर आप उसके साथ अच्छे तो आपको वो आपका प्रोग्राम नहीं देखने देगा। और कोई बोलिए, हमें नाम लेके बोलना पड़ेगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, इंदु जी की किसी वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। इंदु जी शेयर भी करना चाह रही थी, उन्होंने लिखा है कि ये सही है। 3 लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल सही तरीका है। ओके, तो हमने आज जब शुरुआत की थी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, तब मैंने क्या कहा था, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो पनिशमेंट या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उससे बच्चा नहीं सीख पाता है। व्हाट इज दैट? क्या नहीं सिखाता कॉन्सिक्वेंसेस? पनिशमेंट क्या नहीं सिखाता बच्चा? अप्रोप्रिएट बिहेवियर, राइट? कि बच्चे से एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, कि अपनी बहन के साथ कैसे खेलना है, क्या इस कॉन्सिक्वेंस से वो उसके समझ में आ रहा है? नो मैम। Is he learning how to play with his sister? No. So the consequence is actually not even correlated to the behavior, right?